हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2019-20 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और 7 सेट इसके ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस विद डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रमाणन है जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। सबसे पहले अगर हम बात करें ISO प्रमाणन क्या होता है, तो ये बेसिकली एक प्रबंधन प्रणाली होती है, यानी किसी चीज़ की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए उसको एक प्रमाणित किया जाता है। जैसे कोई कंपनी होती है, आपने देखा भी होगा बहुत सारी कंपनियां इस प्रकार से लिखी रहती हैं कि ISO 9001 और 2008 इस प्रकार से लिखा रहता है। तो ये कंपनियों को एक प्रकार से प्रमाणित किया जाता है, उनको एक प्रमाणन सर्टिफिकेट दिया जाता है, वही होता है हमारा ISO प्रमाणन। तो इसमें आपसे पूछा गया है अलग अलग इसके जो कोड वर्ड होते हैं, आप देख सकते हैं 9001 है, 27001 है, तो इनका अलग अलग मतलब भी होता है, तो सभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा 14001। तो ये जो है ISO प्रमाणन, यानी इस प्रकार से जो ISO प्रमाणन दिया जाता है उसका मतलब है ये पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, यानी पर्यावरण को मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो भी कंपनीज होंगी उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा 14001 वाला, जिससे कि ये पता चले कि वो पर्यावरण से संबंधित है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें 9001 की, तो ये जो ISO प्रमाणन है ये दिया जाता है रिक्वायरमेंट फुलफिल के लिए, यानी जैसे कोई कंपनी है, कोई ई-कॉमर्स कंपनी है और उस ऊपर जो भी शर्तें हैं उनको फुलफिलमेंट कर रही है, इसमें कोई भी सामान की गारंटी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट फुलफिल अगर वो कर रही है तो उसे प्रमाणन दिया जाएगा ISO 9001 प्रमाणन। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें अगर हम 27001 की, तो ये है सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, यानी जो सूचना की सुरक्षा होगी, जो कंपनियां आपकी सूचना की सुरक्षा करेंगी उनसे रिलेटेड ये ISO प्रमाणन उन कंपनीज को दिया जाएगा, जिससे हमको पता चल सके, हम उन कंपनी पर विश्वास कर सकें। तो इस ISO प्रमाणन से यहाँ पर ये बात हमको पता चलती है कि वो कंपनी हमारे लिए सेफ़ है। जिस प्रकार से आप देखते हैं फूड आदि में, यानी जो खाद्य सुरक्षा प्रणाली है उसमें FSSAI की मोहर वहाँ पर लगी होती है, जिससे हमको पता चलता है कि उसके द्वारा प्रमाणित है, यानी ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। तो उसके बाद ये जो हमारा ISO प्रमाणन है 22000, ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। तो ये होते हैं हमारे ISO प्रमाणन। तो आपको ध्यान रखना है पर्यावरण प्रबंधन रिलेटेड टू 14001 ISO प्रमाणन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है। यानी 4 ऑप्शंस में 3 यहाँ पर ऐसे हैं जो कुतुब मीनार के आसपास ही स्थित हैं, यानी उसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कौन सा भाग नहीं है। तो देखिए, बुलंद दरवाज़ा कुतुब परिसर का भाग नहीं है, कुतुब कॉम्प्लेक्स का भाग नहीं है, क्योंकि जो बुलंद दरवाज़ा है ये आपका स्थित है फतेहपुर सीकरी में। और बाकी अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, तो ये स्थित है दिल्ली में, जो कि बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, फिर इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा कराया और समय समय पर फिर ये क्षतिग्रस्त होने के बाद भी अलग अलग शासकों ने इसका निर्माण फिर से कराया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बख्तियार काकी की याद में ये कुतुब मीनार बनवाई गई थी। और अलाई दरवाज़ा भी यहीं पर स्थित है कुतुब मीनार के पास ही। तो अलाई दरवाज़ा, उसके अलावा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी इसे कहा जाता है, कुतुब मीनार को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, जो कि बनवाया था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। यहाँ पर 1575 में इस बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड, निम्न में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। यानी इसमें 3 नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, और एक नदी आपको बतानी है, ये आपका हो गया पूर्व वाला भाग, यानी यहाँ पर स्थित है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर स्थित है अरेबियन सी। तो आपको बताना है कौन सी इसमें ऐसी एक नदी है जो पूर्व की ओर बहती है, यानी जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बाकी 3 नदियाँ अरेबियन सी में यहाँ पर गिरती हैं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें माही रिवर की, तो ये गुजरात वाले एरिया में स्थित है। साबरमती रिवर, ये भी गुजरात वाले एरिया में स्थित है। और ये दोनों
पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके अलावा शरावती नदी भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यहाँ पर सही आंसर है ब्राह्मणी रिवर। और जो ब्राह्मणी रिवर है ये हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है और ये उड़ीसा में बहने वाली नदी है। और उड़ीसा हमारा स्थित है किस भाग में? ये स्थित है हमारा पूर्वी भाग में। तो ये नदी यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिरती है और यही पूर्व की ओर बहने वाली रिवर है, यानी कि नदी है। तो अब आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल आपसे पूछा गया, बट है बिल्कुल ही इजी। आपको कॉमन सेंस से ही आप इसका आंसर अच्छी तरीके से दे देंगे। तो अगर हम बात करें कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो आपको बताना है 1 घंटे में अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी गोलाकार है यानी अंडाकार हम उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर जब ये एक चक्कर अपना पूरा करेगी, यानी अपने अक्ष पर पूरा चक्कर जब इसका होगा, तो ये पूरा चक्कर कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। और ये एक पूरा चक्कर कितने घंटे में करती है? 24 घंटे में। यानी तभी तो एक दिन होता है, यानी जब पृथ्वी पूरा अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है तभी हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो 360 डिग्री और ये कितने घंटे में पूरा करती है? 24 घंटे में। तो 1 घंटे में तो 360 में 24 का भाग दे देंगे तो ये आएगा आपका 15। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष में 15 डिग्री प्रति घंटे घूमती है। 15 डिग्री प्रति घंटे घूमेगी तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेगी, यानी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर पूरा कर लेगी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 15 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? देखिए अलग अलग, जैसे दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल है या मराठा काल है, तो सभी में जो कराधान प्रणाली थी या अलग अलग प्रणाली थी, जैसे कुछ जो सेना विभाग था उसका अलग नाम हुआ करता था, तो उसी प्रकार के नाम जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं कि कराधान प्रणाली यानी जो वित्त मंत्रालय हम कह सकते हैं उस समय का, वहाँ पर क्या नाम हुआ करते थे, कौन सा मराठों से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा चौथ और सरदेशमुख। यानी मराठा काल में चौथ और सरदेशमुख नाम से कराधान प्रणाली यानी जो कर इत्यादि हुआ करते थे उनको चौथ और सरदेशमुख कहा जाता था। उसके अलावा बात करें अगर हम पोलाज परूती, तो ये हमारा पोलाज और परवती ये मुगल काल में कराधान प्रणाली से संबंधित है। उसके अलावा जाट और सवार ये भी मुगल काल से ही रिलेटेड हैं। और यहाँ पर जो सैन्य विभाग है उसको यहाँ पर जाट के नाम से जाना जाता था। जाट और सवार, घुड़सवार जिस प्रकार से हुआ करते थे, तो ये मुगल काल के ही कराधान प्रणाली से संबंधित है। और इक्ता और जागीर ये आपके दिल्ली सल्तनत की प्रणाली से संबंधित है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत में यानी जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो देखिए पहले हमारे देश में ईस्ट इंडिया का शासन हुआ करता था और ये शासन फिर चलता रहा, यानी जो प्राइवेट कंपनी थी, हम ये कह लें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन हुआ करता था। लेकिन फिर क्या होता है कि 1857 में क्रांति हो जाती है। देखिए अलग अलग जगह से, मेरठ से शुरुआत हुई थी। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति के बाद क्या किया गया कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई। तो ये किस अधिनियम के द्वारा? तो 1857 क्रांति का ही प्रभाव था, जिसके बाद अधिनियम आता है भारत सरकार अधिनियम 1858 और इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन यहाँ पर छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। यानी पहले अगर हम बात करें तो हुआ करते थे कौन? गवर्नर जनरल। आपने देखा होगा पहले केवल बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, फिर एक अधिनियम आया तो फिर ये गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उसके बाद गवर्नर जनरल 1858 के बाद इसे क्या कहा गया? इसे वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि अब शासन कहाँ चला गया था? अब शासन चला गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, तो फिर ये गवर्नर जनरल बन गया वायसराय। और इसी से क्वेश्चन भी बनता है, प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय आपका था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय माना जाता है, क्योंकि जब सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित हुई तो उस समय फिर गवर्नर जनरल ना कहकर उसे वायसराय कहा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? यानी जब चुनाव हो जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप राजनीतिक दल बदलते हैं तो उसे अवैध माना जाएगा। ऐसा किस संशोधन के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया?
तो ये संशोधन था 52वां संशोधन। तो 52वें संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि आप चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते। आपने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है आपको उसी में ही रहना होगा। उसके अलावा बात करें अगर हम 61वें संविधान संशोधन की, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। उसके अलावा 86 नंबर का जो हमारा संशोधन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें शिक्षा के अधिकार को यहाँ पर मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड ये क्वेश्चन बताना है। 1084 की माँ जो एक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है महाश्वेता देवी के द्वारा। तो ये एक राइटर हैं जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको बताना है जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुमायूं और किस शासक के बीच में हुआ था। तो बात करें अगर हम यहाँ पर हुमायूं की, तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। इस प्रकार से मुग़ल काल का शासक इसे माना जाता है क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं, उसके बाद फिर जो अलग मुग़ल शासक हैं यानी आगे आने वाले जो मुग़ल शासक हैं वो इनके बाद उनका शासन रहा। तो हुमायूं और किसके बीच में? शेर शाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था और इसमें हुमायूं की हार होती है और हुमायूं को यहाँ पर देश छोड़कर जाना पड़ता है। ये ईरान में शरण लेता है क्योंकि लगातार 2 युद्धों में इसको शेर शाह सूरी से हार झेलनी पड़ती है। और इसके बाद यहाँ पर 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी यहाँ पर सूरी वंश की स्थापना करता है। तो हमने आपको मेडाइवल हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाई है, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको ऊपर मिल जाएगी आई बटन पे। तो आप उससे अच्छी तरीके से जो मेडाइवल हिस्ट्री के टॉपिक हैं उनको कवर कर सकते हैं। और जब हम मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम मुग़ल काल के बीच में सूरी वंश के बारे में भी पढ़ते हैं जिसका मुग़ल काल से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन बीच में शेर शाह सूरी ने यहाँ पर हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना की और कुछ दिनों तक शेर शाह सूरी का शासन यहाँ पर बना रहा। और हुमायूं फिर काफ़ी समय के बाद, कई सालों के बाद वापस आता है, फिर से युद्ध लड़ता है और फिर से यहाँ पर मुग़ल काल यहाँ पर चालू हो जाता है। यानी हम ये कह लें कि मुग़ल शासकों का फिर से यहाँ पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है कौन सी नदी और उसकी सहायक नदी यहाँ पर सही युग्म यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए गोदावरी, कामिनी। तो बात करें अगर हम कामिनी रिवर की, तो ये कावेरी की सहायक नदी है ना कि गोदावरी की। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर आए कृष्णा, मांजरा। देखिए जो मंजरा रिवर है ये गोदावरी रिवर की सहायक नदी है। उसके अलावा बात करें अगर हम अलकनंदा, पिंडार की, तो यही हमारा सही आंसर है। अलकनंदा की जो सहायक नदी है वो पिंडार नदी है और दोनों कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती हैं कर्णप्रयाग में। तो देखिए कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग अलग अलग नदियों से मिलकर बनने वाले प्रयाग हैं। तो उन्हीं में कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी से मिलकर बनता है। उसके बाद सुबनसिरी की अगर हम बात करें तो सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ना कि सिंधु की। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अलकनंदा, पिंडार। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे और आप अपना स्कोर आउट ऑफ 10 चेक कर सकते हैं। और इसकी फ्रेश PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लास से पहले इस PDF को अपलोड करते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। और जो 25 में इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं विद डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।